हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मन की बात जो पीएम मोदी करते हैं, तो आज 25 जुलाई को 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम आया, जिसमें उन्होंने काफी सारे मुद्दों पर बात की। कोविड केसेस पे बात हुई, टोक्यो ओलंपिक्स पे बात हुई, कल कारगिल दिवस है, विजय कारगिल दिवस पर बात हुई, इसके अलावा हैंडलूम डे पर बात की गई। तो क्या क्या अपडेट है, एक समरी इस वीडियो में हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं अपने सुझाव, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। आज मन की बात में हमने अनेक विषयों की चर्चा की। एक और विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो विषय है जल संरक्षण का। मेरा बचपन जहां गुजरा, वहां पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी। हम लोग बारिश के लिए तरसते थे, और इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाना हमारे संस्कारों का हिस्सा है। अब जन भागीदारी से जल संरक्षण इस मंत्र ने वहां की तस्वीर बदल दी है। पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, यह हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों को ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो। तो ये पीएम मोदी ने कहा। ये सारी जो वीडियो है मैं आपको पीएम मोदी के वर्ड्स में ही बताऊंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको सुनने। कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ, जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबूती मिली। इस समारोह में भारत ने सेंट क्वीन कैटेवन के होली रेलिक, यानी कि उनके पवित्र स्मृति चिन्ह, जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौंपा। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयं वहां गए थे। बहुत ही भावुक माहौल में हुए इस समारोह में जॉर्जिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक धर्मगुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे गए वो बहुत ही यादगार हैं। इस एक समारोह ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट क्वीन केटेवन के ये पवित्र अवशेष 2005 में गोवा के सेंट अगस्टिन चर्च से मिले थे। अब मैं आपको सीधे सिंगापुर लेकर चलता हूं, जहां इस महीने की शुरुआत में एक और गौरवशाली अवसर सामने आया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मेरे मित्र ली हैशियन लूंग ने हाल ही में रेनोवेट किए गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक सिख पगड़ी भी पहनी थी। यह गुरुद्वारा लगभग 100 साल पहले बना था, और यहाँ भाई महाराज सिंह को समर्पित एक स्मारक भी है। भाई महाराज सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, और ये पल आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब और अधिक प्रेरक बन जाता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं। साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिधिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत यह अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा। ये काम हो रहा है तमिलनाडु के नीलगिरी में। वहां राधिका शास्त्री जी ने अम्बुक आरएक्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहाड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। राधिका कुन्नूर ने एक कैफे चलाती है। उन्होंने कैफे के साथियों से एम्बू आरएक्स के लिए फंड जुटाया, और नीलगिरी पहाड़ियों में आज 6 एम्बू आरएक्स सेवारत हैं, और दूर दराज के हिस्सों से इमरजेंसी के समय मरीजों के काम आ रही हैं। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई चीजों की व्यवस्था है। मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग।
केले के तने को काटकर मशीनों की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है, जो जूट या सन की तरह ही होता है। इस फाइबर से भी हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इसमें एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 रुपए प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके ये पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत यहाँ बिल्कुल स्टिक बैठती है। एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं ने यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई। इन महिलाओं को न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी ये इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी, टू लर्न इज टू ग्रो, यानी सीखना ही आगे बढ़ना है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नई युग का आरंभ हुआ है। और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब, एप्पल के साथ जोड़ेंगे, तो जाहिर है आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का नाम आएगा। पर अगर मैं कहूँ इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है। आजकल मणिपुर के उखरूल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं और सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। टीएस रिंगपमी योंग ये पेशे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है। इसी तरह से अवोंगिशी शिमरे ऑगस्तिना ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अवुंशगी गशी दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर्स हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है। आदिवासी समुदाय के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन कोविड 19 महामारी के बाद इनकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा, जिन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है। अब वो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल ही में पढ़ा होगा और देखा होगा कि आईआईटी मद्रास के एलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्माण आखिर ये कैसे हुआ? दरअसल इस स्टार्टअप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में से एक 3D डायमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फिर एक विशेष प्रकार के कंक्रीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया। एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में स्थिति बदल रही है। कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसे इनोवेटिव कंपनीज को आमंत्रित करने की एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया था। ये देश में अपनी तरह अलग तरह का अनोखा प्रयास है, इसीलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया। फिलहाल देश में 6 अलग-अलग जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शंस का टाइम कम हो जाता है, साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते हैं। मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को भी मैंने लाइव देखा। मैं अपने साथी साई प्रनीत की जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहूंगा।
साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डाटा सोर्सेज से वेदर डाटा खरीदते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इसाक मुंडा जी। इसाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल से काफी रुपए कमा रहे हैं। वे अपने वीडियोस में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाना बनाने के तरीके, अपने गांव, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं। आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं, भारतवासियों की सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से जो चारों हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से सबको प्रेरित करते हैं। मन की बात में आप कई तरीके के आइडियाज भेजते हैं। हम सभी पर तो नहीं चर्चा कर पाते, लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं संबंधित विभागों को जरूर भेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके। मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, संवेदनशीलता है। मन की बात से हम पॉजिटिव बातें करते हैं। इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है। सकारात्मक विचारों और सुझाव के लिए भारत के युवाओं की सक्रियता मुझे आनंदित करती है। मुझे इस बात की खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है। कुछ दिन पहले ही माई गवर्नमेंट की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद यह जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में करीब करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं। यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूँ। बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि ही हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था है, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। रोज के काम काज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपको छोटे छोटे प्रयासों से बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तब वो करना हमारी जिम्मेदारी बनती ही है भाइयों। साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। यह आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर में से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरीके से जन सेवा भी है, देश सेवा भी।
मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों-बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदें और उसे हैशटैग माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शेयर भी करें। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, ये कोटि-कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार ही तो विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों को देश बनाना। जैसे देश की आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हम देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव के में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पांडिचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्य चल रही हैं। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इन्हें गपशप करने का, उनके बारे में जानने का, देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज इनके लिए इनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसीलिए आइए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दें, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक्स खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ विक्ट्री पंच शेयर कीजिए और इंडिया के लिए चीयर कीजिए। 2 दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। इसीलिए इस बार मन की बात की शुरुआत के पलों में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं नहीं, पूरा देश जो है रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे ही एक होकर अपने इन योद्धाओं के से कहा, विजय भव, विजय भव। ये थी दोस्तों मन की बात। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो आज की वीडियो में है दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।